नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दोस्तों, जब भी देश के किसी भी कोने में कोई विरोध आंदोलन या फिर प्रदर्शन किया जाता है तो सरकार से लेकर आम जनता तक उसका असर देखने को मिलता है। इतिहास गवाह है इस बात का कि कुछ आंदोलनों की वजह से कई बड़े बदलाव भी देश में देखने को मिले हैं। उन बड़े आंदोलनों का आज भी जिक्र होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन अच्छे होते हैं या फिर पूरी तरह से बुरे। जब भी देश में कोई बड़ा आंदोलन या फिर प्रदर्शन होता है तो लोग दो धड़ों में बंट जाते हैं, एक समर्थन का और दूसरा विरोधी का। लेकिन यहां सवाल अच्छे बुरे का भी नहीं है, सवाल है सही तरीके का। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं, गलत का विरोध कर सकते हैं, और अगर लोकतंत्र में जनता सवाल नहीं पूछेगी, अपनी बात नहीं रखेगी, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा। लेकिन यहां एक और सवाल है जो उतना ही बड़ा और जरूरी भी है, और वो ये है कि क्या आंदोलन के नाम पर कुछ भी करना जायज है? क्या आम लोगों की जिंदगी रोक देना किसी भी विरोध का अधिकार हो सकता है? और जब पुलिस कार्रवाई करती है तो क्या वो कानून लागू कर रही होती है या फिर लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित कर रही होती है? ये वो मुद्दा है जो बार बार सामने आता है। कहीं किसान आंदोलन है, कहीं छात्रों का प्रदर्शन, कहीं कर्मचारियों का विरोध, तो कहीं किसी घटना के खिलाफ जनता का गुस्सा। हर बार एक ही सवाल उठता है, और वो ये है कि आखिरकार आंदोलन की सीमा क्या है। तो कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या आंदोलन की कोई सीमा है? अगर हां तो क्या संविधान हर नागरिक को विरोध करने का अधिकार देता है? अगर देता है तो उसकी कानूनी और संवैधानिक सीमाएं क्या हैं? क्या प्रदर्शन के लिए प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है? पुलिस कब तक साझा कर सकती है, समझा सकती है, और कब उस पे कार्रवाई का अधिकार मिल जाता है? और सबसे अहम सवाल, आम नागरिक के अधिकार और प्रदर्शनकारियों के अधिकार, दोनों के बीच में संतुलन कैसे बने? आज की चर्चा किसी एक आंदोलन या फिर किसी एक संगठन पर नहीं है। आज बात उस व्यवस्था की है जहां एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी है तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी। आखिर लोकतंत्र में विरोध की ताकत और कानून की मर्यादा दोनों साथ कैसे चले? इन्हीं सब की कानूनी, संवैधानिक, प्रशासनिक और लोकतांत्रिक पहलुओं पर आज मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। उनसे समझेंगे कि आंदोलन का अधिकार कितना व्यापक है, उसकी सीमाएं क्या है, पुलिस की भूमिका क्या होनी चाहिए, लोकतंत्र में विरोध और व्यवस्था दोनों के बीच सही संतुलन कहां से आए। तो ये तमाम सवाल हैं जो आज हम इस चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे, उसके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानेंगे कि आखिरकार आम जनता के अधिकारों में और उन लोगों में जिसमें जो प्रदर्शन कर रहे होते हैं उनके अधिकारों में क्या फर्क होने वाला है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूं। पूर्व आईपीएस नागेंद्र पटेरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार साहू हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस। नितेश साहू सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और शुभांग दीक्षित अधिवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं सबसे पहले डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, कई तरह के सवाल आम जनता के मन में होते हैं। सबसे पहला और बहुत बेसिक क्वेश्चन ये कि क्या प्रदर्शन का अधिकार इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को होता है? अगर हां तो उसकी सीमाएं क्या हैं? क्योंकि अगर अधिकार है तो उसकी सीमा भी होगी। जी हाँ, लोकतंत्री व्यवस्था में अपनी बातों को रखने का एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। आर्टिकल 19(1) का विचार अभिव्यक्ति का, और 19(1) का शांतिपूर्वक बिना किसी हथियारों के शांतिपूर्वक आप आंदोलन कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है, और अपनी बातों को आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अब रही इसके लिए अनुमति, तो आप जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन से इस विषय पर अनुमति ले सकते हैं कि आपका आंदोलन कितने दिनों का है। कई बार एक दिन का भी रहता है, कई बार आप लंबा भी कर सकते हैं। और इसमें इन चीज़ों को प्रशासन द्वारा ध्यान दिया जाता है कि आपका जो आंदोलन चल रहा है वो कहीं मतलब उसमें ऐसी कोई गतिविधि ना हो जिससे आम नागरिकों को या समाज को या सरकार को बहुत ज़्यादा व्यवधान पड़ रहा हो। तो इसमें जो एक्शन का, जो शासन द्वारा एक्शन का जो निर्णय लिया जाता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस आंदोलन का प्रकृति कैसी है।
अगर वो शांतिपूर्वक चल रहा है तो सरकार या किसी अन्य को उसमें कोई असुविधा नहीं होती है। तो इस प्रकार से भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी संगठन अपने बातों को शासन तक पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन या आंदोलन कर सकता है। ठीक है, मैं नागेंद्र पटेरिया जी का रुख करूंगी, जो कि पूर्व आईपीएस हैं। नागेंद्र सर, कई बार हम देखते हैं कि जो प्रदर्शन होते हैं वो बेहद शांतिपूर्ण होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे समझ में आता है कि जो प्रदर्शन है वो उग्र होने वाला है, और उस स्थिति में स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, किसी भी तरह की सौहार्द की जो भावना है वो ना बिगड़े, जो क्राइम कंट्रोल है वो ना बिगड़े, उसको देखते हुए आप लोग एक्शन लेते हैं? प्रदर्शन करने के लिए स्थान, समयावधि, प्रदर्शन के तरीके, व्यक्तियों की संख्या और यहां तक कि उनके द्वारा इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाएगा, ये सब चीजें निर्धारित हैं। जब प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन करते हैं तो उनके प्रदर्शन से आम नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, आम रास्ता चलता रहे, जो लोग अपने आवश्यक कार्य से जा रहे हैं उनके कार्य बाधित ना हो, कोई मरीज है तो वो ना हो, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। परंतु जब जो स्थान बताया गया है उस स्थान से, उस सीमा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, अनावश्यक उत्तेजक और भड़काने वाले नारे लगाए जाते हैं, और जो लीडर्स होते हैं उन लीडर के नियंत्रण में उस प्रदर्शन में शामिल लोग नियंत्रित नहीं हो पाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, तब पुलिस का एक्शन शुरू होता है जी। और पुलिस का प्रथम प्रयास होता है कि प्रत्येक प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से संपादित करवा दिया जाए। अच्छा नागेंद्र सर, एक और बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या कोई भी प्रदर्शन कर सकता है? उसके लिए परमिशन बहुत आसानी से मिल जाती है? मतलब अगर मैं कहीं पर प्रदर्शन करना चाहूँ किसी मुद्दे को लेकर, तो क्या मुझे भी परमिशन मिल जाएगी, या फिर उसका जो पूरा प्रोसेस है वो लंबा होता है? क्या प्रोसीजर रहता है सर इसका? बहुत ही सरल प्रोसेस है। अब तो ये ऑनलाइन का जमाना भी आ गया है। आप एक आवेदन, जो भोपाल महानगर में वर्तमान में प्रक्रिया संपादित है, तो आप उसमें एक साधारण तरीके से एक आवेदन देते हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के ऑफिस को, उस पे थाने से हम टीप मंगा लेते हैं कि भाई इससे कोई आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि स्थान क्या है, समय क्या है, एक ही स्थान और समय पर एक से अधिक प्रदर्शन तो नहीं है, और जो एजेंडा है आपका प्रदर्शन का वो क्या है, और उसमें कितने लोग रहेंगे, किस प्रकार की बातें की जाएंगी, इन सब पे चर्चा हो जाती है। तो बहुत सरल है और कोई भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। नितेश साहू जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितेश साहू जी, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर सभी को अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन फिलहाल कई तरह के सवाल भी सोशल मीडिया पर उठते हुए नजर आए हैं। क्या आपको लगता है कि देश में प्रदर्शन करने की जो पूरी संस्कृति है वो बदल चुकी है, या फिर कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो कि शांतिपूर्ण जो आप लोग प्रदर्शन करते हैं, आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं विघ्न डालते हैं और वो तस्वीर पूरी उल्टी हो जाती है? देखिए, लोकतंत्र में प्रदर्शन करना ये हमारी संविधान की सुंदरता को बताता है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें प्रदर्शन के माध्यम से कुछ असामाजिक तत्व समाज को, राज्य को, देश को नुकसान करने की कोशिश करते हैं। उसके कारण प्रदर्शन का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है। आमतौर पर देखा गया है कि राजनीतिक दल हो, कुछ संगठन हो, अपने प्रदर्शन की जो नियमावली के रूप में एक परमिशन लेते हैं, उस परमिशन से हटकर जब वो प्रदर्शन करते हैं, रास्तों को अवरोध करते हैं, चिकित्सा व्यवस्था को अवरोध करते हैं, आवश्यक सुविधा स्कूल को अवरोध करते हैं, तब वहां पे प्रदर्शन का रूप पूर्णतः बदल जाता है। हाँ, लेकिन कई बार हम लोग तस्वीर देखते हैं ना कि प्रदर्शन तो चल रहा होता है, लेकिन उसकी वजह से जो आम जनमानस है वो काफी परेशान होता है। एम्बुलेंस कई बार हमने रास्ते में रुकते हुए देखी है, जो सुबह सुबह लोग दफ्तरों तक जाते हैं, उनको काफी समस्या होती है, तो उनके अधिकारों का क्या?
देखिए, प्रदर्शन और आंदोलन के हमें अधिकार मिला, लेकिन अधिकार के साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। उन जिम्मेदारियों के साथ हमें ये तय होना चाहिए कि हमारे प्रदर्शन से किसी भी प्रकार के आम जनों को कोई नुकसान ना हो, उनकी दैनिक दिनचर्या में कोई नुकसान ना हो, चिकित्सा व्यवस्था ना रुके, किसी के मौलिक अधिकारों को हनन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार हमने संविधान ने प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का अधिकार दिया, उसी प्रकार अन्य लोगों को सामान्य जीवन जीने का, अस्पताल जाने का, अपने दफ्तर जाने का उनको भी अधिकार प्राप्त है। उनके अधिकारों का हनन इस आंदोलन प्रदर्शन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण आपने यहाँ पर बात कही कि अधिकार हैं, लेकिन हमें उसकी सीमाएं भी पता होनी चाहिए और देश का नागरिक होने के नाते हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी और नागरिक को किसी तरह की दिक्कत या फिर परेशानी ना हो। शुभांग दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अधिवक्ता हैं। शुभांग जी, मैं आपसे ये बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहूंगी ताकि हमारे दर्शक इसको बहुत आसानी से समझ सके। देश में अगर किसी को भी प्रदर्शन करना है तो लोकतांत्रिक रूप से उसको क्या अधिकार मिले हैं, कानूनी रूप से कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है, उसकी सीमाएं क्या होती हैं? जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम अक्सर संवैधानिक अधिकारों की तो बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि संविधान ने कुछ जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर लागू की हैं, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना भी एक आम नागरिक की जिम्मेदारी है। जो कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है या कोई भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, वो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) में दिया गया है। 19(1)(a) ये बोलता है कि हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, और 19(1)(b) जो है वो ये बोलता है कि कुछ नागरिक इकट्ठे हो सकते हैं पीसफुली बिना आर्म्स के, और उस पे लगने वाले रिस्ट्रिक्शन भी अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं, जिसमें 19(2) में आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप क्या क्या नहीं बोल सकते वो शामिल है, और 19(3) में जब राइट टू असेंबली आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है वो दिए गए हैं। आप कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते जो डिसेंसी, मोरालिटी या इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी के अगेंस्ट हो, और आप कोई भी ऐसी असेंबली गैदर नहीं कर सकते जिसमें किसी भी तरीके का पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो। मैं बस 2 सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में दिए गए दिशा निर्देश यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है एक रामलीला मैदान इंसिडेंट, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के ड्यूरेशन में हुआ था। वहां पे पीसफुल प्रोटेस्टर जब सो रहे थे, उस ड्यूरेशन में पुलिस ने रात में आके वाटर कैनन इस्तेमाल किए गए थे और उन्होंने स्मोक बम्स यूज किए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लेके ये डायरेक्शन दिया था कि कभी भी पुलिस बल जो है वो लास्ट रिजॉर्ट की तरह इस्तेमाल होना चाहिए। राइट टू स्लीप एक प्रोटेक्टेड राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडिया, और उसके बाद एक मेजर जो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अमित साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसे हम फेमसली शाहीन बाग केस भी कहते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लेरिफाई किया था कि आप जब अपना आर्टिकल 19 में राइट एक्सरसाइज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों का अंडर आर्टिकल 21 का जो राइट है उसको आप वायलेट करें। तो किसी भी तरीके से आप अगर जगह अवरोध करते हैं या आपके प्रोटेस्ट की वजह से आम जनमानस को कोई नुकसान होता है, तो वो आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं है। अच्छा शुभांग जी, मान लीजिए अगर कोई प्रदर्शन चल रहा है और वो हिंसक हो जाए, तो जो प्रदर्शनकारी हैं, चूंकि हर एक के पास मौलिक अधिकार हैं, तो अगर प्रदर्शन हिंसक हो जाए, पुलिस एक्शन ले, तो क्या तब भी उनके पास मौलिक अधिकार बने रहते हैं? देखिए, जैसे आपने बताया कि अगर कोई प्रदर्शन हिंसक हो जाता है, उस मूवमेंट में जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के एम्बिट में आ जाते हैं। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपके पास फ्रीडम ऑफ असेंबली है, लेकिन उसकी वजह से अगर राइट होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी ये पावर है कि आपको डिस्पर्स कर सके। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो मैं नागेंद्र पटेरिया जी का रुख करूंगी। नागेंद्र जी, जब प्रदर्शन उग्र होते हैं या फिर हिंसक होने शुरू हो जाते हैं, तो पुलिस यहाँ पर एक्शन लेते हुए में नजर आती है। जब ये आंदोलन उग्र होने लगे तो किस तरह के एक्शन आपके द्वारा लिए जाते हैं? प्रशासनिक अमला वहां पर क्या करता है? मैडम, इसमें सामान्य रूप से हम लोग पहले तो उनको समझाते हैं उस भीड़ को कि ये जो आप कर रहे हैं ये अनलॉफुल है और अनलॉफुल कार्य को ना करें, और पूरी कोशिश रहती है कि समझाए से हमारा काम चल जाए। जी। जब लोग नहीं मानते हम तो उसको
अनलॉफुल असेंबली घोषित कर देते हैं, ऐसा हमें कानून में राइट मिला हुआ है, और फिर उसमें मिनिमम बल प्रयोग करते हैं। पहले जैसे अपन ने चेतावनी दी, वाटर कैनन दिया जी, फिर हल्का लाठी का प्रयोग किया, और अगर वो डिस्पर्स हो जाते हैं तो यही प्रयास रहता है कि कम से कम बल प्रयोग में जनता को भी ज्यादा नुकसान नहीं हो और हमारी कानून व्यवस्था की स्थिति संभल जाए, हमारी सोच है। ठीक ठीक है। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी, मैं आपका रुख करूंगी। हमने इतिहास में कई आंदोलन देखे हैं, आंदोलनों की तस्वीरों को देखा है। कई आंदोलन ऐसे हैं जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं और सरकार ने उसके ऊपर नजर भी डाली है। अब आज के आंदोलनों की अगर मैं बात करूं तो क्या इतिहास में जो आंदोलन हुए और अब के जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें कुछ फर्क है? दूसरा सवाल मेरा आपसे यह भी रहेगा कि सोशल मीडिया को हम अहम कड़ी के तौर पर देखते हैं जो कि आंदोलन को बहुत प्रभावी बनाने का भी काम करता है और दूसरी तरफ उसको भड़काने का भी काम करता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये इसमें एक प्रो के तौर पर देखा जाता है, फिर कौन के तौर पर देखा जाता है? देखिए, भारत के आज़ादी में तो महत्वपूर्ण है आंदोलनों का। भारत छोड़ो आंदोलन, उसके पहले भी और भी आंदोलन हुए, है ना। तो आंदोलन एक सकारात्मक तरीका है सरकार तक अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों को मनवाने का जी। सामान्यतः अब जो आंदोलन हो रहे हैं वो हो क्या रहा है कि कोई संगठन है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, तो अलग अलग अपना छोटे छोटे मुद्दों को लेके हो रहे हैं, बड़े मुद्दे को लेके हो रहा है, और उसमें लोग बिखरे हुए हैं। इसलिए आंदोलन कई बार सफल हो पाता है और कई बार सफल नहीं हो पाता। खासकर जब आंदोलनों में, खासकर जो मतलब जो जैसे अभी बहुत सारे मुद्दे हुए, उसमें जब पॉलिटिकल तड़का लग जाता है तो सामान्यतः आंदोलन का स्वरूप बदल जाता है, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है और उनकी जो मांगे हैं वो अलग रहती है। सरकार भी आसानी से आपकी बातों को माने ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन मुद्दों को लेके आप जा रहे हैं और सरकार मान जाए तो कई बार ये होता है कि आपको लगेगा या विपक्ष को लगेगा कि सरकार बैकफुट पे है, आपने उनकी बातों को मान लिया। और खासकर जब कोई भी सोशल आंदोलन है या कोई डिफरेंट मुद्दे हैं और उसमें जब पॉलिटिकल इन्वॉल्वेशन होता है तो गवर्नमेंट वहां पर बहुत कड़क हो जाती है कि भाई अब थोड़ा देखते हैं, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए वो लोग निर्णय लेते हैं। सोशल मीडिया की बात कहें तो भारत जैसे देश में सोशल मीडिया का वैसा आप आंदोलन सोशल मीडिया से नहीं कर सकते। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चला के आप अपनी बातों को रख तो सकते हैं, लेकिन ये 100-150 करोड़ की आबादी को आप वहां तक नहीं पहुंचा सकते बातों को। दूसरा कि अभी आप देखिए जो दिल्ली में हो रहा है, आप जब वो स्टार्टिंग हुआ कॉकरोच पार्टी, कितना तहलका मचा, लोगों ने कहा ऐसा है वैसा है। एक और बात जब आपने यहाँ पर बोली तो मुझे एक चीज याद आ रही है। हम जो सामाजिक तौर पर भी देखते हैं, घर घर की एक कहानी है कि जब पहले आंदोलन हुआ करते थे तो हम यंगस्टर्स को भी देखा करते थे उसमें काफी ज्यादा। लेकिन अगर मैं खुद के घर की अगर बात कहूँ तो अगर मैं बोलूँ मैं आंदोलन में जाना चाहती हूँ तो मेरे घर पे पहले ही पाबंदी लगा दी जाएगी, नहीं वो बहुत गलत चीज है। तो क्या आपको लगता है सोशल मीडिया ने इस पे बहुत गलत इंपैक्ट डाल दिया है और आंदोलन को नेगेटिव वे में लेकर गए हैं? कारण वही है ना कि देखिए अभी जो गांधी जी ने जो आंदोलन किया तो हर घर से लोग निकलते गए, जुड़ते गए, क्योंकि उनका एम अलग था, उनका विचारधारा अलग थी। धीरे धीरे आप अन्ना का आंदोलन देखिए, लोग स्वफूर्त निकलते गए। तो जो मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं, आपका आंदोलन का तरीका क्या है, आपके आंदोलन का संगठनात्मक ढांचा कैसा है, ज्यादा जरूरी। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही। मैं एक बार शुभांग दीक्षित जी का रुख करूंगी। शुभांग जी, क्या आपको लगता है कि फिलहाल जो आंदोलन चलते हैं उसमें मौलिक अधिकारों का बहुत जिक्र किया जाता है कि हमारे पास अधिकार है प्रदर्शन करने का, हमारे पास अधिकार है आवाज उठाने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने दायरों को नहीं जानते हैं और बिना दायरों को जाने हुए कितने उनके पास अधिकार हैं और कितनी सीमितता के साथ उनको अपनी बात रखनी है ताकि किसी और को दिक्कत ना हो, वो ज्ञान होना भी जरूरी है।
जी बिल्कुल, मेरे को एकदम, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को इन मामलों में कोट किया जाता है। हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था तो हमारा एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन को लेके या सरकारों को लेके वो था जो ब्रिटिश राज ने हमें दिखाया था, जहां हमें अपने बात रखने की आज़ादी नहीं थी। अगर हमारे साथ कोई हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो कोई एवेन्यू ऐसा अवेलेबल नहीं था जिसमें जाके हम अपनी बात रख पाएं। लेकिन आज के दौर पे आप देखें कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हमारे सारे उच्च न्यायालय जनता को लेके इतने अकोमोडेटिंग है कि कोई अगर लेटर पिटीशन भी भेज देता है चीफ जस्टिस को तो वो भी कंसीडर करके उस पर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्शन इशू कर देते हैं। हम जब अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक चीज हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारे साथी नागरिकों के पास भी कुछ मौलिक अधिकार हैं। हम जब अपना अनुच्छेद 19 का अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे साथी नागरिकों के पास भी अनुच्छेद 21 में कुछ अधिकार दिए गए हैं। हो सकता है कि जिस मुद्दे को लेके हम अपनी आवाज उठा रहे हैं उस मुद्दे से वो रेजोनेट नहीं करते हों और वो अपनी डे टू डे लाइफ में कंटिन्यू करना चाहते हो। उसमें अगर आप सड़क जाम कर दें, कानूनी रूप से मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम अधिकारों की बात कर रहे हैं कि किसके पास कौन से अधिकार हैं, तो ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कानून क्या कहता है। अगर आप उन अधिकारों के परे जाते हैं तो आपके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। मान लीजिए कोई उग्र आंदोलन होता है, हिंसा होती है, एग्जाम्पल बरेली हिंसा का हम ले, तो क्या एक्शन लिया जा सकता है, कौन कौन से केस होते हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी फ्रॉम डिस्ट्रक्शन एक्ट है, जिसके तहत अगर ऐसे आंदोलन में होने वाली पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई लॉस होता है तो उस लॉस को कारित करने वालों के ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है। दूसरा, एक इसका प्रिवेंटिव मेजर भी कानून में दिया गया है जिसे बोलते हैं सेक्शन 163 BNSS में, जो पुराने CRPC की धारा 144 का कंटिन्यू करता है और उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कलेक्टर साहब बोलते हैं, उनको यह ऑथराइज किया गया है कि वो किसी भी एरिया में या किसी भी व्यक्ति के संबंध में जहां पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है या किसी की हेल्थ या सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, ऐसे डायरेक्शन दे सकते हैं जो 2 महीने तक, पुराने कानून में वो 6 महीने थे लेकिन अब नए कानून में 2 महीने तक किसी को ऐसी चीजें करने से रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, समय की मेरे पास पाबंदी और है। बाकी चारों जो मेहमानों को BNS बहुत की बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सार्थक चर्चा करने के लिए और कानूनी रूप से क्या अधिकार हमारे पास हैं। तो कुल मिलाकर प्रदर्शन करने का अधिकार तो है, लेकिन अधिकारों के साथ कुछ सीमित हमारी नेतृत्व भी होते हैं और उसके साथ ही हमारा सिविल सेंस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका ध्यान भी रखना चाहिए ताकि हमारे आंदोलन या फिर प्रदर्शन की वजह से किसी और के अधिकारों का हनन ना हो। इस बात का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर विचार जरूर कीजिएगा। फिलहाल रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए।